प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए आज हम इस हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल अर्थात आदिकाल, जिसका समय आचार्य शुक्ल ने विक्रमी संवत 1050 से 1375 बताया था, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। उनमें से एक जो सबसे पहला काल है, इसके नामकरण को लेकर के सभी विद्वान एक मत नहीं है और बहुत से विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस काल के अलग अलग नाम सुझाए। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नाम जो विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए वो इस प्रकार है, जो आपके सामने है। आदिकाल विश्वबंधु, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा, किंतु आचार्य शुक्ल ने इस युग में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया। शुक्ल जी के नामकरण के संबंध में 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि उन्होंने ये नाम क्यों दिया। पहली यह कि इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की अधिकता थी। दूसरी, उन्होंने जैन आचार्यों द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य कहकर साहित्य की परिधि से बाहर निकाल दिया और इसी प्रकार सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं दिया। तीसरी और मुख्य बात कि उन रचनाओं की है जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं, किंतु उनसे किसी विशेष प्रवृत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आधार बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल किया। और आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल का नामकरण करते समय कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उल्लेखित की, जिनमें प्रमुख है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और अंत में विद्यापति पदावली। कुल मिलाकर के ये 12 वो ग्रंथ हैं जिनको आदिकाल के लक्षण, निरूपण एवं नामकरण के लिए चुना आचार्य शुक्ल। लेकिन बाद में जो अनुसंधान हुए, जो खोज हुए, उनमें इन 12 ग्रंथों में से अधिकांश ग्रंथ संदिग्ध एवं अप्रमाणिक निकले। विद्यार्थियों, ऐसे में वीर गाथा काल नाम पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा है कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। संभव है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कहा, पर उनकी यह धारणा भी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि अभी जो जैसा मैंने कहा कि उनके बाद जो विभिन्न अनुसंधान और खोजें हुई, उनमें उपलब्ध आदिकाल की साहित्यिक सामग्री के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्य में चारण प्रवृत्ति आंशिक रूप से भले ही हो, किंतु उसकी प्रमुखता नहीं है, जिसके आधार पर
इस युग के साहित्य का नामकरण किया जा सके, और वो भी चारण का। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तुत काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया है, और उन्होंने उसकी पूर्वापर सीमाएं 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक निर्धारित की है। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन इसमें भी कुछ मतभेद हैं। इस नामकरण से इस काल की, जिस काल की हम विवेचना कर रहे हैं, आदिकाल जिसे हम कह रहे हैं, इस काल के साहित्य की समूची समस्त प्रवृत्तियों या समस्त विशेषताओं का बोध नहीं हो सकता। अतः ये नाम भी कुछ ठीक ठीक नहीं बैठता। इसी क्रम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल के नाम से पुकारा, किंतु यह नाम भी कुछ समीचीन दिखाई नहीं पड़ता। प्रिय विद्यार्थियों, इस दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास कुछ सफल कहा जा सकता है। उन्होंने इस काल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं अंतर विरोधों का साहित्य। उन्होंने किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल के नामकरण को अनुपयुक्त ठहराया, और अंततः घूम फिरकर इस काल को आदि काल के नाम से पुकारा, जो इसी रूप में इनसे पहले मिश्र बंधुओं द्वारा प्रतिपादित हो चुका था। पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है, और श्रोता के चित्त में, श्रोता के हृदय में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन, परंपरा विमुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। लेकिन यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग, सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम पर ही सहमत होते हैं। कारण उन्होंने बताया, अंतर्विरोध कई सारी प्रवृत्तियां हैं। किसी एक प्रवृत्ति को लेकर के आप ये नाम नहीं कह सकते। इसीलिए उन्होंने भी कहा कि अगर हम दूसरे नाम को सोचें तो उन सबसे ज़्यादा उपयुक्त आदिकाल नाम ही ठहरता है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज भी हम अपने अध्ययन अध्यापन में इस काल को आदिकाल नाम से ही पुकारते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नाम को लेकर ही इस काल की समय सीमा निर्धारण को लेकर किसका समय, इस आदिकाल का समय क्या हो, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम सुझाया था, समय कि 1050 से 1375 विक्रमी संमत का समय वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं, उसके लिए ठीक है। लेकिन इस काल के साहित्य की सीमा को निर्धारित करने का प्रश्न भी कुछ कम विवादों में नहीं रहा। आचार्य शुक्ल ने, जैसा मैंने बताया, कि इसका आरंभ 1050 और अंत 1375 माना है। आचार्य शुक्ल की इस मान्यता का आधार कदाचित उनका प्राकृत आभास, अपभ्रंश एवं देशी भाषा को हिंदी मान लेना है। आचार्य शुक्ल का बाद के इतिहास लेखकों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ अनुकरण किया है। उन्होंने भी देशी भाषा काव्य को हिंदी भाषा काव्य के रूप में ग्रहण करके इस काल की सीमाएं निर्धारित की है। विद्यार्थियों, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तो 8वीं शती के अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहकर
अपने सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल से मान लिया और इस काल की अपर सीमा 13वीं शती तक मानी। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो करते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपेक्षित सतर्कता और दक्षता से काम लिया। उन्होंने बड़ा चिंतन मनन किया, बड़ी सतर्कता के साथ खोजबीन की। उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को भिन्न भिन्न रूप में समझा है और इन दोनों भिन्न भाषाओं को एक मानने वाले विद्वानों को सावधान भी किया है। उनका कहना है कि यह विचार, कौन सा विचार, कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना, ये उन्हीं के शब्द हैं। यह विचार से मतलब है उनका अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। द्विवेदी आगे चलकर कहते हैं, जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ है। उन्हीं के शब्दों में ये है जो मैं कह रहा हूँ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। ये आचार्य द्विवेदी के शब्द हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी का विकास लगभग 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया है। इसी प्रकार सुनीति कुमार, हमारे जाने माने आलोचक नामवर सिंह, बाबूराम सक्सेना, इन सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यार्थियों, स्वाभाविक है अपभ्रंश जो हिंदी के पूर्व की भाषा थी, उसी से हिंदी का विकास हो रहा था। हिंदी और अपभ्रंश की कड़ी जहाँ पर बैठती है, उनमें बहुत सूक्ष्म सा अंतर है, जिसे बड़े से बड़े विद्वान भी अलग नहीं कर पाता। ये भाषा की अपनी विशेषता होती है। एक भाषा से जब दूसरी भाषा का विकास होता है, तो उस भाषा से दूसरी भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बहुत कुछ विद्वान अपभ्रंश के अंतिम समय के अपभ्रंश साहित्य को, जिस पर हिंदी का प्रभाव है, और हिंदी का वह काव्य जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है, इन सभी को हिंदी के अंदर सम्मिलित करने का मोह त्याग नहीं करते। और यही कारण है कि इसके समय को लेकर के भी विद्वानों में आज तक मतभेद रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मोटे रूप में नाम को लेकर जैसे मैंने कहा कि आदिकाल ही अध्ययन और अध्यापन में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया समय निर्धारण विक्रमी संवत 1050 से 1375 अधिकांशतः साहित्य के विद्यार्थियों के अध्ययन और अध्यापन में उपयोग में लाया जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।